हेलो गाइस, हाउ आर यू। कैसे हैं आप सब लोग। आशा है कि ठीक होंगे। तो आइए आज हम लोग शुरू करते हैं क्लास 12th की केमिस्ट्री, और जिसमें यूनिट है फास्ट, और फर्स्ट यूनिट का नाम है सॉलिड स्टेट यानी कि ठोस अवस्था। तो आज की धुआंधार क्लास में हम इस यूनिट को फिनिश करने की कोशिश करेंगे। एक ही शॉट में यानी एक ही वीडियो में पूरे चैप्टर को कवर करेंगे, पूरे इकाई को कवर करेंगे। तो आइए अपने पेन और नोट्स के साथ आज के इस सेशन में, इस धुआंधार क्लास में हम लोग कोशिश करेंगे कि इस पूरे इकाई को कवर अप कर लिया जाए। तो आइए अपने पेन और नोट्स के साथ वीडियो में। तो सबसे पहले क्या है सर, इस सॉलिड स्टेट को मैं लिख देता हूँ कि सॉलिड स्टेट क्या है, ठोस अवस्था है। सॉलिड स्टेट को हिंदी में क्या बोलेंगे, ठोस अवस्था। जी हाँ, ठोस अवस्था। अब ठोस अवस्था का इंट्रोडक्शन यानी कि परिचय कर लेते हैं कि आखिर ये ठोस अवस्था क्या है। तो बहुत सिंपल, ठोस अवस्था क्या है, द्रव्य की एक अवस्था है। द्रव्य की एक अवस्था है। हाँ, मुझे पता है कि आप लोग मुस्कुरा रहे हैं, आपको ये चीज़ पता है कि द्रव्य की एक अवस्था है जिसे हम क्या कहते हैं, ठोस अवस्था। तो द्रव्य की अवस्था है एक ठोस अवस्था, जिसमें दो चीज़ें हैं यार। एक तो ये कि आकार और आकृति, आकार और आकृति, और वहीं दूसरी तरफ है क्या, आयतन। अगर ये दोनों क्या हैं, निश्चित, ये दोनों क्या हैं, ये दोनों क्या हैं भाई, निश्चित हैं, तो द्रव्य की इस अवस्था को हम क्या बोलते हैं, ठोस अवस्था। क्लियर। तो ठोस अवस्था क्या है, ठोस अवस्था द्रव्य की एक अवस्था है जिसमें आकार, आकृति और आयतन ये क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। आइए आगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड स्टेट यानी ठोस अवस्था के अभिलक्षण, लक्षण जो भी आप कह लें, तो अभिलक्षण क्या क्या है। तो पहली चीज फटाफट हम लोग इसको पूरा कर लेते हैं। तो पहली चीज क्या है यार, कि इसका जो आकार और आकृति, ये दोनों चीज क्या होता है, निश्चित होता है। आकार और आकृति क्या होता है, निश्चित। साइज एंड शेप ये क्या होता है, डिफिनिट होता है। दूसरा भाई, आयतन भी क्या होता है, डिफिनिट होता है। ये चीज़ अभी हमने इसको डिफाइन करते समय आपको बताया था कि आयतन भी निश्चित होता है और आकार भी क्या होता है, निश्चित होता है। अगली चीज़ क्या, कि जो घटक कण होते हैं इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, वे अत्यंत पास पास होते हैं, अत्यंत निकट होते हैं, अत्यंत पास पास स्थित होते हैं। तो घटक कण क्या होते हैं, अत्यंत पास पास होते हैं। जब घटक कण भाई अत्यंत पास पास होंगे तो बहुत सिंपल सी चीज़ है कि उनके बीच जो रिक्त स्थान होगा वो बहुत ही कम होगा, यानी अंतरा अणुक स्थान। कौन सा स्थान, अंतरा अणुक स्थान, जिसे कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, क्या होता है, बहुत ही कम होता है। अंतरा अणुक स्थान कम होता है। आगे, जब अंतराणु का स्थान कम होगा तो आकर्षण बल यानी घटक कणों के बीच का जो आकर्षण बल होगा वो बहुत ही अधिक होगा। आकर्षण बल ज़्यादा यानी अधिकतम होगा, या हम क्या कहेंगे कि आकर्षण बल क्या होगा भाई, अधिकतम होगा। और जब आकर्षण बल अधिकतम होगा तो जो ठोस होंगे वे क्या होंगे, दृढ़ होंगे, रिजिड होंगे या कठोर होंगे। ओके। और क्या लक्षण हो सकते हैं, और लक्षण ये कि भाई जब ये अत्यंत पास पास हैं तो फ्री मूवमेंट कर नहीं सकेंगे। कौन अत्यंत पास पास हैं, घटक कण। जब घटक कण अत्यंत पास पास हैं तो ये स्वतंत्र रूप से गति नहीं कर सकेंगे। इसका मतलब अपने अक्षों पर क्या करेंगे, केवल कंपन करेंगे। मीन्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कैन ऑसिलेट ओनली ऑन देयर एक्सिस। ओके। तो इस प्रकार से हम कुछ मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनको सॉलिड स्टेट में हम
इस प्रकार से लिस्टिंग कर सकते हैं उसकी। तो पहला क्या हुआ भाई, आकार और आकृति निश्चित है। दूसरा, आयतन क्या है, निश्चित है। तीसरा, घटक कण अत्यंत पास पास होंगे। चौथा, अंतराणु का स्थान कम होगा। पांचवा, जब अंतराणु का स्थान कम होगा तो आकर्षण बल ज़्यादा होगा। और ये छठवां आप कह सकते हैं कि इसीलिए ये दृढ़ और कठोर होगा। और सातवीं चीज अभी मैंने बताई कि अपने अक्ष पर ये क्या करेंगे, केवल कंपन कर सकेंगे। तो आगे आते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स, ठोसों का वर्गीकरण। किनका, ठोसों का। तो ठोसों का वर्गीकरण करते हैं, जो ठोस हैं ठोस का वर्गीकरण करते हैं कि आखिर ये कितने प्रकार का हो सकता है। तो ठोस को हम दो वर्गों में बांट सकते हैं, दो समूहों में इनको वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला तो आपका ये हो गया एमार्फस सॉलिड और दूसरा क्रिस्टलाइन सॉलिड, यानी हिंदी में कहेंगे ये क्या है, अक्रिस्टलीय। ये क्या है, अक्रिस्टलीय है। और ये क्या होगा, क्रिस्टलीय होगा। ठीक है। तो आपसे अगर कोई पूछता है कि सॉलिड्स को कितने वर्गों में हम बांट सकते हैं बेसिकली, तो एक और दो वर्गों में बांट सकते हैं, एक क्रिस्टलीय ठोस और दूसरा अक्रिस्टलीय ठोस। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। हम इतना क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई चीज क्लियर नहीं होती है तो वीडियो को पॉज करिए और थोड़ा सा सोचिए, फिर भी नहीं क्लियर होता है बैक आइए, फिर से देख लीजिए। इस प्रकार से आप अपनी समझ को बेहतर बनाते हुए आगे बढ़िए। आगे आते हैं भाई, इस स्लाइड पर देखिए, डिफरेंस बिटवीन एमार्फस सॉलिड एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड। व्हाट इज द डिफरेंस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एमार्फस सॉलिड एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड, यानी अक्रिस्टलीय ठोस और क्रिस्टलीय ठोस के बीच अंतर क्या है। तो आइए हम समझते हैं अंतर। एक तरफ देखिए हमने क्या लिख लिया, भाई, एमार्फस सॉलिड, और दूसरी तरफ क्या लिख लिया, क्रिस्टलाइन सॉलिड। दूसरा पेन ले लेता हूं। तो जो एमार्फस सॉलिड है ये क्या है भाई, ये आपको ध्यान हो गया होगा, आपको पता हो गया होगा कि ये जो है आपका अक्रिस्टलीय ठोस है और ये क्या है, क्रिस्टलीय ठोस है। तो अक्रिस्टलीय ठोस में पहली चीज क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, इसमें होता है यार शॉर्ट रेंज ऑर्डर। इसमें क्या होता है, शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है, जिसे हम कहते हैं लघु परिसर व्यवस्था। क्या हो गया, लघु परिसर व्यवस्था। और ये आपका जो क्रिस्टलीय ठोस है इसमें होता है लॉन्ग रेंज ऑर्डर, जिसे कहते हैं दीर्घ परिसर व्यवस्था। आगे हम अभी डिस्कस करेंगे कि आखिर ये क्या है, हैं? तो इसमें क्या होता है, क्रिस्टलाइन ठोस में, क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर, और इसमें क्या है, शॉर्ट रेंज ऑर्डर। तो एक तो ये डिफरेंस हो गया। अगला डिफरेंस क्या है, आपके ये जो एमार्फस सॉलिड है यानी अक्रिस्टलीय ठोस, इनका जो है कोई शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता, यानी कोई निश्चित व स्पष्ट गलनांक नहीं होता। निश्चित व स्पष्ट गलनांक नहीं होता, गलनांक नहीं होता, लेकिन इनका होता है, इनका निश्चित व स्पष्ट गलनांक होता है। थोड़ा इन चीज़ों को हम स्पष्ट भी करते चलें तो देखिए इनको हम समझते भी चलते हैं। जैसे लघु परिसर व्यवस्था ये क्या है, तो कोई भी ठोस होता है तो घटक कणों से मिलकर बना है। इस प्रकार से तमाम क्या होते हैं, घटक कण होते हैं, गोले गोले ये घटक कण, इस प्रकार से घटक कण होते हैं, वो आपस में क्लोजली पैक्ड होते हैं, इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं कि उनके बीच जो रिक्त स्थान हो वो न्यून से न्यूनतम हो। तो अब देखिए घटक कणों में दो चीज, घटक कणों के बीच की दूरी और अक्षों के बीच का कोण, ध्यान देना, घटक कणों के बीच की दूरी, ठीक है, और दूसरा क्या, अक्षों के बीच का कोण। अगर ये दोनों चीज पूरे ठोस में एक जैसा है, पूरे ठोस में यानी दूर दूर तक, सपोज दैट ये आपका कोई सॉलिड है, ठीक है। अब इस सॉलिड में
अरबों अरब घटक कण होंगे। अब उन घटक कणों में अगर ये दो पैरामीटर कौन कौन से, पहला ये कि दो घटक कणों के बीच की दूरी और दूसरा अक्षों के बीच का कोण अगर ये पूरे ठोस में एक जैसा है, ठीक है, पूरे ठोस में दूर दूर तक समान मिलता है, तो क्या होगा भाई, ये होगा आपका दीर्घ परिसर व्यवस्था। अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या होता है, ये लघु परिसर व्यवस्था। निश्चित व स्पष्ट गलनांक नहीं होता, किसका नहीं होता, एमार्फस सॉलिड का। कैसे नहीं होता, थोड़ा समझिए। जैसे कोई ठोस है ये, अब इस ठोस को अगर हम गर्म करते हैं, गलाना चाहते हैं, इसको गर्म कर रहे हैं, गर्म करके हम इसको पिघला रहे हैं, तो पिघलाने के लिए इसको हमें उच्च ताप पर ले जाना होगा। सपोज मान लो एक मिसाल कि 1000 डिग्री पर आप इसको ले गए, फिर 1000 डिग्री पर इसकी जो स्थिति है, इसकी जो अवस्था है, 1000 डिग्री पर इसकी जो अवस्था है वो ठोस है, सॉलिड है। 1001 पर थोड़ा सा क्या हुआ, ये थोड़ा पिचपिचा हुआ, थोड़ा सा ये ऐसा हुआ कि अब पिघलना स्टार्ट किया है। अभी पिघला नहीं, 1002 पर आप पहुंच गए, 3 पर, 4 पर, अब 5 पर जाकर के क्या हुआ, पूरी तरह से ये ठोस पिघल गया। तो अब देखिए पिघलना स्टार्ट हुआ 1001 से और 1005 तक जाके पिघला। तो अब हम इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो एकदम क्लियरली ये नहीं कह सकते कि हाँ इसका मेल्टिंग पॉइंट 1002 है कि 1003 है, क्लियर नहीं है, स्पष्ट नहीं है इसका गलनांक। यानी सॉलिड्स दोज मेल्ट्स ओवर ए रेंज ऑफ टेम्परेचर। तो ऐसे जो ठोस होते हैं तो उनमें क्या होता है, निश्चित व स्पष्ट गलनांक नहीं होता, और ये करेक्टरिस्टिक्स किसका है, आपके एमार्फस सॉलिड का है। लेकिन इसमें क्या होता है अगर 1000 डिग्री पर वो सॉलिड है और जस्ट 1001 डिग्री हुआ, यहाँ पर सॉलिड था, और जैसे ही 1 डिग्री बढ़ा कि यहाँ क्या हो गया, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। इसका मतलब इसका जो है वो निश्चित और स्पष्ट गलनांक होता है। तो आगे आते हैं अगले नंबर पर। पहली चीज तो क्या भाई, लघु परिसर व्यवस्था हो गई यहाँ पर, और ये आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या है, दीर्घ परिसर व्यवस्था हो गई। दूसरी चीज, निश्चित व स्पष्ट गलनांक इसका नहीं होगा, और इसका क्या होगा। अगली चीज ये भैया आइसोट्रॉपिक होता है। क्या होता है, आइसोट्रॉपिक, जिसे आप कहते हैं समदैशिक। क्या कहते हैं, जी हाँ, समदैशिक कहते हैं। और ये होता है आपका एनाइसोट्रॉपिक। ठीक है, स्पीड में तो नहीं हो रहा है सर, स्पीड में तो नहीं हो रहा बच्चों, बताइएगा कमेंट में। स्पीड अगर ज़्यादा होगी तो इसे कंट्रोल किया जाएगा अगले वीडियो में। हमें विश्वास है कि आप सब लोग जानते हैं, इसको समझते हैं, और अगर ऐसा नहीं है तो वही तरीका अपना लीजिएगा जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। पीछे आइएगा, फिर से देख लीजिएगा। तो आइसोट्रॉपिक है ये, और ये क्या है, एनाइसोट्रॉपिक। व्हाट इज द मीन ऑफ आइसोट्रॉपिक? आइसोट्रॉपिक का मतलब क्या है, एनाइसोट्रॉपिक है तो एनाइसोट्रॉपिक का मतलब क्या है? तो देखिए भाई, मैं 3 चीज लिख रहा हूं। पहली चीज क्या, चालकता, क्या, चालकता। और दूसरी चीज क्या लिखूंगा, वो है भैया ऊष्मीय प्रसार। क्या, ऊष्मीय प्रसार। और तीसरी चीज लिखूंगा अपवर्तनांक, अपवर्तनांक। तो यार अगर प्रत्येक फलक से, ठीक है, ठोस के प्रत्येक फलक से ये तीनों चीज समान है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए ये एक बुक है, ये, अब इस बुक का जो शेप है आप लोग जानते हैं कि ये क्यूबाइड है, घनाभ की तरह है। तो अब इसमें 6 फलक है ना। तो प्रत्येक फलक से अगर ये तीनों चीज समान है तो हम कहेंगे क्या, समदैशिक। अगर ऐसा नहीं है तो क्या होगा, विषमदैशिक। अब विषमदैशिक कौन होता है, आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड, और समदैशिक कौन होता है, ये, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा मैं इसे क्लियर कर देता हूं ताकि आपको ये सही से दिखने लगे। अगली चीज भैया, जब क्लीवेज होता है, इनका विदलन होता है,
क्लीवेज यानी विदलन। तो विदलन के बाद जो दो खंड बनेंगे या जितने भी खंड बनेंगे, तो इसमें तल जो है समतल नहीं होगा। तल क्या होगा? समतल नहीं होगा। विदलन पर तल जो है वो समतल नहीं होंगे। लेकिन यहाँ पर क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्लीवेज यानी विदलन पर जो तल आएगा दोनों खंडों के या जितने भी खंड बनते हैं वो क्या होंगे? समतल होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड कौन होंगे? जिनमें लॉन्ग रेंज ऑर्डर होगा और जो निश्चित व स्पष्ट गलनांक रखते होंगे और जो आइसोट्रॉपिक होते होंगे और जो क्लीवेज पर समतल, उनके जो तल हैं वो क्या हो? समतल हो। तो ऐसा अगर होता है तो क्या होता भाई? ये आपका। तो इस प्रकार से आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं किसको? एमॉर्फस सॉलिड को और क्रिस्टलाइन सॉलिड को, और दोनों को मतलब समझ सकते हैं। अगली चीज़ मैं आपको बता दूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान दीजिएगा, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका जो एमॉर्फस सॉलिड है, ये एमॉर्फस सॉलिड आपका स्यूडो सॉलिड कहलाता है। कौन सॉलिड? स्यूडो सॉलिड यानी अवास्तविक ठोस कहलाता है। अवास्तविक ठोस है। और ये आपका क्या है? ये क्रिस्टलाइन, ये क्या होता है आपका? वास्तविक। ये आपका वास्तविक ठोस है यार। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये रियल सॉलिड है, ये ट्रू सॉलिड है। कौन सॉलिड है? ट्रू है। और ये क्या है? झूठा है, असत्य है, अवास्तविक है। अब एमॉर्फस सॉलिड के कुछ एग्जाम्पल हमको ध्यान रखना है। अब आइए यार, मेन चीज़ जो है वो जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है उसको हम लोग जानते हैं, वो ये है भाई, इसके एग्जाम्पल। व्हाट? एग्जाम्पल। क्रिस्टलाइन सॉलिड है तो इसका एग्जाम्पल है। अगर अपने को एग्जाम्पल पता रहेंगे तो इस पर जो बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न बनते हैं, जैसे ऐसा आ जाता है कि सेलुलोज है, अब 4 ऑप्शन दे देगा कि सेलुलोज अक्रिस्टलीय ठोस है, क्रिस्टलीय ठोस है, नेटवर्क ठोस है, आयनिक ठोस है। तो अब सेलुलोज क्या है अगर हमको पता होगा, उदाहरण है ना, तो हम वहाँ पर सही ऑप्शन का सिलेक्शन कर सकेंगे। तो देखिए, बहुत सामान्य से उदाहरण मैं आपको बता रहा हूँ। अक्रिस्टलीय ठोस के अंतर्गत आएगा भाई कांच। क्या आएगा? कांच आएगा। मोम आ जाएगी। रबर आ जाएगी। प्लास्टिक, ओके, ये प्लास्टिक हो गई। और स्टार्च, या इसी को मंड, स्टार्च या इसी को मंड कहते हैं, या सेलुलोज या फिर आप इसी को लकड़ी कह सकते हैं। तो ये कॉमन से एग्जाम्पल हैं, आपको इसे ध्यान रखना है। इधर क्या है? इधर डायमंड, ग्रेफाइट, समस्त ठोस धातुएं, धातुएं जितनी हो गई हैं शुद्ध होती हैं अगर धातुएं, तो वो क्या है? क्रिस्टलाइन सॉलिड हैं। जैसे नमक, चीनी, ZnS, CaCl, या इस तरह के कोई भी यौगिक हैं, ये सब क्या है भैया? क्रिस्टलीय ठोस हैं। तो इनको आपको ध्यान रखना है। ओके, तो आशा है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, और अगर आ रहा है आपको समझ में तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओके, इससे क्या होता है? एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, बच्चे समझ रहे हैं, और वीडियो को लाइक करिएगा। ओके, आगे आते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। अभी आपने सॉलिड को 2 वर्गों में बांटा। कितने वर्गों में? 2। एक था आपका क्रिस्टलीय
एक था आपका अक्रिस्टलीय, और दूसरा क्या था, क्रिस्टलीय। तो ये जो क्रिस्टलीय ठोस है, क्रिस्टलीय, ये कितने प्रकार का है? तो आपके सामने ये है। ये भाई क्रिस्टलीय ठोस हमारे, जो आपके क्रिस्टलीय ठोस हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं? ये 4 प्रकार के हैं। एक आपका आयनिक ठोस, ये आपका आयनिक ठोस हो गया। दूसरा आपका आणविक ठोस, जिसे आप मॉलिक्यूलर सॉलिड कहते हैं। तीसरा मेटालिक सॉलिड, जिसे आप धात्विक ठोस कहते हैं, धात्विक ठोस। और चौथा है कोवैलेंट सॉलिड, या जिसे आप कहते हैं सह संयोजी ठोस। सह संयोजी का एक दूसरा नाम है नेटवर्क ठोस। क्या नाम है? नेटवर्क ठोस। नोट कर लीजिएगा इसको, एक एक चीज को दिमाग में नोट करते चलिएगा। कितने प्रकार के हो गए ये क्रिस्टलाइन सॉलिड? ये 4 प्रकार के हो गए, आयनिक, आणविक, धात्विक और सहसंयोजी। हाँ, आणविक जो ठोस होते हैं ये फिर से कितने प्रकार के हो गए? ये आपके 3 प्रकार के हो गए। एक पोलर, दूसरा नॉन पोलर, और तीसरा ये जो है हाइड्रोजन बॉन्डेड। एक ध्रुवीय आणविक ठोस हो जाएगा, एक आपका अध्रुवीय आणविक ठोस हो जाएगा, और एक क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन आबंधित हो जाएगा, हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस हो जाएगा। ठीक है, तो एक ये ढांचा उपलब्ध हो रहा है, इसको आप लोग ढंग से देख लीजिए और इसको हमें ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछा जाए, कोई पूछ ले आणविक ठोस कितने प्रकार का होता है, आप बताइए कि ध्रुवीय, अध्रुवीय और हाइड्रोजन आबंधित। इस प्रकार से हमें अपनी तैयारी अच्छे ढंग से करनी है। अब आगे आते हैं, एक एक चीज पर हम अपनी समझ को बेहतर करते हैं। ये जो आयनिक ठोस होते हैं, क्या हैं ये आयनिक ठोस? क्या हैं? बहुत सिंपल बताऊंगा। जब घटक कण आपके कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या हो? आयंस हो। क्या हो? आयंस हो। जब घटक कण क्या हो? आपके आयंस होते हैं, तो क्या होता है? आयनिक ठोस होता है। जस्ट वेरी सिंपल, जैसे NaCl। तो NaCl में आप देखते हैं कि Na क्या है? प्लस आयन है, और Cl माइनस आयन है। तो NaCl में आयन घटक कण के रूप में उपस्थित हैं। यहाँ पर ये आयनिक ठोस का एग्जाम्पल हो जाएगा। जैसे ZnS, जैसे CsCl, इस तरह के जिनमें क्या हो? प्लस आयन और क्या हो? माइनस आयन हो, तो ये सब क्या होते हैं? आयनिक ठोस होते हैं। क्या क्लियर है? आगे देखिए, आणविक ठोस। कौन से ठोस? आणविक, जिसे आप अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो आणविक ठोस यार आपने अभी देखा था, कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं। ये आणविक ठोस कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला क्या था? आपका जो कॉन्फिडेंस है वो ऐसा हो कि आप मौखिक रूप से इसको बता पाएं इस प्रकार से। तो आणविक ठोस में पहला क्या हो गया? ध्रुवीय, ध्रुवीय आणविक ठोस। तो ध्रुवीय में जैसे मैं ले लेता हूँ HCl, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का काफ़ी डिफरेंस है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? डेल माइनस, और यहाँ क्या हो जाएगा? डेल प्लस। तो डेल प्लस और ये डेल माइनस, इस प्रकार से यहाँ 2 पोल बन रहे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। तो इस प्रकार का अगर आणविक ठोस है तो हम उसे क्या बोलेंगे? ध्रुवीय आणविक ठोस। अगला क्या है? अध्रुवीय आणविक ठोस। अध्रुवीय आणविक ठोस। अध्रुवीय आणविक ठोस, फॉर एग्जाम्पल I2, I सिंगल बॉन्ड I। अब दोनों परमाणुओं में नो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस,
कोई पोल नहीं बनेगा। और I2 ठोस अवस्था में है तो हम क्या बोलेंगे इसको, अध्रुवीय आणविक ठोस। तीसरा हाइड्रोजन आबंधित, यही था ना, हाइड्रोजन आबंधित। तो हाइड्रोजन आबंधित में क्या है, जैसे कि आप देखते हैं H2O, इन केस ऑफ H2O में क्या होता है, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। यहाँ पर जो दूसरा जो H2O का अणु होगा वो इस प्रकार से हाइड्रोजन बॉन्ड बनाए हुए होगा, चूंकि ये डेल निगेटिव है और ये डेल पॉजिटिव है। तो बीच में जो कटी लाइनों से दर्शाया जाता है, तो बीच में जो कटी लाइनों से दर्शाया जाता है भाई, वही क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो अगर बर्फ हम ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, बर्फ, आइस, तो इसमें जल के अणुओं के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड उपस्थित है, तो ऐसे ठोस को हम हाइड्रोजन आबंधित या हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड बोलेंगे। अगला क्या है, धात्विक ठोस। धात्विक, तो धात्विक ठोस में क्या है, कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या हो भैया, मेटल एटम हो, मेटल एटम, धातु परमाणु हो, धात्विक परमाणु हो। तो क्या हो जाएगा, जैसे सभी धातुएं, अब सपोज दैट Fe है, तो Fe का जो घटक कण होगा, यानी लोहे में जो उसका घटक कण होगा, तो घटक कण क्या होगा, मेटल का एटम होगा। तो ये धात्विक ठोस। अब जैसे मान लीजिए अगले नंबर पर आते हैं, जैसे क्या बोलते हैं आप, सहसंयोजी ठोस। सहसंयोजी ठोस या आप जिसे कहते हैं नेटवर्क ठोस, ठीक है। तो नेटवर्क ठोस क्या है, नेटवर्क ठोस, इसमें भी देखिए आप ध्यान समझिएगा, कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर एटम, इसमें भी घटक कण क्या है, एटम, बट थोड़ा शर्त ये है, ज्वाइंट टुगेदर विथ कोवैलेंसी, यानी सहसंयोजकता के साथ जुड़े हों, एटम हों लेकिन वे क्या हों, सहसंयोजकता के साथ जुड़े हों। जैसे एग्जांपल इसका आप देखते हैं, क्या, हीरा या जिसे आप डायमंड बोलते हैं। तो डायमंड में क्या होता है, कार्बन, कार्बन जो है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड स्वरूप को प्रदर्शित करता हुआ अन्य कार्बन परमाणु से सहसंयोजकता से जुड़ा हुआ होता है। जैसे दूसरे नंबर पर ग्रेफाइट, इस प्रकार बहुत सारी एग्जांपल ले सकते हैं। तो ग्रेफाइट में क्या है, sp2 संकरित जो कार्बन होता है वो अन्य कार्बनों से जुड़ा हुआ होता है, सभी पर sp2 संकरित, sp2 संकरण रहेगा। तो इस प्रकार से आप सभी प्रकारों को क्या कर सकते हैं, समझा सकते हैं, समझ सकते हैं, बेहतर ढंग से समझ सकते हैं और समझा सकते हैं, ठीक है। अब आगे आते हैं, ये आपका क्रिस्टल लैटिस, क्या है ये, क्रिस्टल लैटिस, या जिसे हम कहेंगे क्रिस्टल जालक, क्रिस्टल जालक। क्रिस्टल जालक क्या है, क्रिस्टल जालक अगर आपसे कोई पूछता है क्या है, तो बहुत सिंपली आप ये बताइए कि जो घटक कण होते हैं इनकी नियमित और पुनरावृत्त यानी कि रेगुलर और रिपीटेड जो स्ट्रक्चर होता है, यानी देखो अब क्रिस्टल जालक कैसे जो है एक्सप्लेन करेंगे। एक्चुअली क्रिस्टल जालक क्या है ना, वो घटक कणों का नियमित और पुनरावृत्त आरेख है। जो त्रिविम में घटक कणों की व्यवस्था है, अगर उसको हम किससे प्रकट करें, आरेख से प्रकट करें, और घटक कण को किससे प्रकट करें, बिंदु से, तो जो संरचना अपने को प्राप्त होगी वो आपका क्रिस्टल लैटिस होगा। क्या क्लियर है, बताइए। अगर ध्यान समझिएगा, जो घटक कण हैं उनको हम किससे प्रकट करें, बिंदु से, और उनकी जो 3D में अरेंजमेंट है, यानी त्रिविम में जो उनकी व्यवस्था है, उसको आरेख के माध्यम से प्रकट करें। तो इस प्रकार से जो रेगुलर और रिपीटेड
स्ट्रक्चर मिलेगा घटक कणों का, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, क्रिस्टल लैटिस। जैसे ये एक आपका मान लीजिए एक ब्लॉक एक यूनिट है। अब इसमें ये पॉइंट को हमने क्या किया, इस प्रकार से प्रदर्शित कर दिया, ठीक है। और प्रदर्शित करने के बाद इस प्रकार के कई ब्लॉक को हमने इस प्रकार चट्टा लगाया है ना। तो चट्टा लगाने के बाद जो ये आपको आरेख मिलेगा, जैसे ये लाइन सीधा मिलेगा, ये इधर से मिलेगा, जो आरेख बनेगा तो वही क्या होगा, आपका क्रिस्टल लैटिस होगा। क्लियर है। तो घटक कणों का नियमित व पुनरावृत्त जो स्ट्रक्चर है वही क्या है, 3D वही है। जो क्रिस्टल लैटिस है, क्रिस्टल लैटिस को ब्रेविस नामक वैज्ञानिक ने कितने प्रकारों में, जी हाँ, सात प्रकारों में, क्यूबिक, टेट्रागोनल, आर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल, ट्राइक्लिनिक। इसको याद रखने का ट्रिक क्या है, सीटी ओम हर्ट। सीटी ओम हर्ट, सी से क्या हो गया, क्यूबिक यानी घनीय, इसको आप हिंदी में अपने से बना सकते हैं। और टेट्रागोनल क्या हो गया भाई, क्यूबिक, क्यूबिक को क्या बोलते हैं, घनीय, हाँ घनीय क्रिस्टल सिस्टम हो गया, क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम। ये टेट्रागोनल चतुष्कोणीय, आर्थोरोम्बिक विषम लंबाच, मोनोक्लिनिक एकंताच, हेक्सागोनल षटकोणीय, रोम्बोहेड्रल त्रिसमनताच, ट्राइक्लिनिक त्रिनताच। इस प्रकार से सात जो है क्रिस्टल के सिस्टम, क्रिस्टल तंत्र ब्रेविस ने बताए हैं। तो इनको हमें जानना है। और आपको बता दें, केवल हमको इंटरमीडिएट पर क्यूबिक यानी घनीय क्रिस्टल सिस्टम के बारे में अध्ययन करना है, बाकी इनके बारे में केवल परिचय रहे बस। तो आप चाहें तो इसको और भी आगे जैसे डीप में, आप चाहें तो और भी इसको डीप में जैसे अध्ययन करना चाहें तो चतुष्कोणीय कब होगा, विषम लंबाच कब होगा, तो इसमें जो पैरामीटर होता है, ठीक है। तो जैसे सपोज दैट ये ए है, ये बी है आपका, ये सी है, तो इसके बीच में अल्फा कोण हो गया, ए और बी के बीच में क्या होगा, गामा हो जाएगा, सी और ए के बीच में क्या होगा, बीटा कोण हो जाएगा। तो अल्फा बीटा गामा। तो ये जो कोण है और लंबाई है, अक्षों की लंबाई, तो ए बराबर बी बराबर सी ऐसा है। और दूसरा क्या कि अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा, और ये सब क्या है 90 डिग्री। तो ये इस केस में आपका जो है ये क्या होता है, घनीय सिस्टम होता है, ठीक है। तो घनीय सिस्टम जैसे ये, तो डीप में आपने ये जान लिया। अब चतुष्कोणीय कब होगा, विषम लंबाच कब होगा, एकांताच कब होगा, मीन्स ये जो अल्फा बीटा गामा कोण, अच्छी कोण हुए, और ये ए बी सी अक्षों की लंबाई। तो इन तीनों कोण और तीनों जो लंबाई है, इनके बीच अगर ये कंडीशन आती है तब क्या होता है, क्यूबिक होता है। ओके, तो आगे आते हैं, डिटेल में इसको देख लीजिए। पैरामीटर्स ऑफ ए यूनिट सेल। तो यूनिट सेल का पैरामीटर, सपोज ये आपका ए भुजा है, ये बी है और ये सी। वही चीज़ को मैं फिर से यहाँ पे बता रहा हूँ, जैसे वहाँ पर क्लियर ना हुआ हो, चित्र एकदम स्पष्ट ना हुआ हो। तो आप देखिए यहाँ ए और बी है ना, तो ए और बी के बीच में क्या आएगा, गामा आएगा। क्या आएगा, गामा, गामा कोण आ जाएगा। अब ये सी और बी, ठीक है, तो इसके बीच में कौन सा कोण रहेगा, वो रहेगा अल्फा, और इसके बीच में कौन सा रहेगा, बीटा, ठीक है। तो ठीक है, तो इस प्रकार से जैसे देखिए यहाँ पर पैरामीटर में दो चीज़ें हैं। पहली चीज़ क्या है, पैरामीटर में पहली चीज़ क्या
अक्षों की लंबाई, अक्षों की लंबाई। और दूसरा चीज क्या है, कोण, अक्षों के बीच का कोण। तो ये दो पैरामीटर्स हैं, ठीक है। अब क्या हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है कि ए बराबर बी बराबर सी, है, ये हो सकता है, तीनों जो लंबाइयां हैं वो बराबर हो सकती हैं। या ये भी हो सकता है कि ए बराबर बी बट नॉट बराबर सी। ये भी हो सकता है कि ए इज नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, ठीक है। तो इस प्रकार से कुछ भी हो सकता है। सपोज दैट ये हम ले लेते हैं कोण के विषय में, तो अल्फा may be equal to beta, may be equal to gamma and may be equal to 90 degree. Similarly, alpha just may be equal to beta but not equal to gamma. Similarly, alpha is not equal to beta and not equal to gamma. होने को कोई भी चीज हो सकती है, और इन्हीं होने और न होने के आधार पर अभी जो 7 प्रकार के आपने क्रिस्टल सिस्टम देखा, तो इन्हीं के आधार पर वो 7 संभावनाएं, 7 जो प्रकार हैं वो ब्रेविस ने आपको बताया है। जिसमें हमको क्या पढ़ना है, हमको, मैं इसको फिर से बता देता हूं कि हमको केवल क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में अध्ययन करना है। घनीय इकाई सेल के बारे में अध्ययन करना है। ओके, तो घनीय इकाई सेल के बारे में हमको पढ़ना है। आइए आगे चलते हैं। यूनिट सेल एंड टाइप ऑफ द यूनिट सेल। जैसे कोई क्रिस्टल लैटिस है, तो उसमें क्या है, क्या होता है, कोई स्मॉलेस्ट 3D पोर्शन जिसके बार बार रिपीट होने से पूरा क्रिस्टल का निर्माण हो जाता है। जोर देके इस चीज को हम आपसे कह रहे हैं कि अगर 3D पोर्शन यानी त्रिविम में वह छोटा सा भाग, त्रिविम का वह छोटा सा पोर्शन जिसके बार बार पुनरावृत्ति से पूरे क्रिस्टल की रचना हो जाती है, उसी को क्या बोलते हैं, यूनिट सेल। जैसे आपका एक 2000 ईंटों का चट्टा लगा हुआ है, ठीक है, ये एक ट्रैक्टर ईंटा आपने मंगाया है और वो इस प्रकार से चट्टा लगा हुआ। तो चट्टा वो कैसे बना, ईंटों के बार बार रखने से, एक निश्चित क्रम में रखने से क्या हुआ, वो चट्टा का निर्माण हो गया। तो चट्टा आपका जो है वो क्रिस्टल लैटिस है, और ईंट क्या है, आपकी यूनिट सेल है। तो एक्चुअली जो यूनिट सेल की प्रॉपर्टी होगी वही आपके क्रिस्टल लैटिस की प्रॉपर्टी हो जाएगी। एक एक चीज को क्लियर कर लीजिए, एक एक पॉइंट को स्पष्ट करते हुए आगे बढ़िए। यूनिट सेल क्या है, स्मॉलेस्ट 3D पोर्शन जिसके बार बार रिपीट होने से क्रिस्टल लैटिस का निर्माण होता है, वही क्या है, यूनिट सेल है, ठीक है। अब ये कितने प्रकार की हो सकती है, आपके सामने ये लिखा हुआ है। क्यूबिक यूनिट सेल में ये कितने प्रकार की हो सकती है, ये 4 प्रकार की हो सकती है, BC, BCC, FCC और SCC, ठीक है। ये अगर आपका जो ये क्यूब है बना हुआ है, क्यूब में अगर हम क्यूबिक यूनिट सेल में अगर हम टाइप ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल की बात कर रहे हैं, क्यूब से हम क्यूबिक यूनिट सेल की संकल्पना करते हैं और उसके प्रकारों की बात करते हैं, तो कितने प्रकार के यूनिट सेल, जी हाँ, 4 प्रकार के यूनिट सेल हैं। बीसी का अब मैं फुल फॉर्म आपको बता देता हूँ। बीसी का मतलब है बेसिक यूनिट सेल या सरल एकक कोशिका, इसे कहते हैं सरल एकक कोशिका। इसको क्या कहते हैं, काय केंद्रित एकक कोशिका, काय केंद्रित एकक कोशिका, ठीक है। इसे कहते हैं फलक केंद्रित
एकक कोशिका। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल ये हो गया आपका फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, यानी कि फलक केंद्रित एकक कोशिका। और ये होता है एससीसी यानी साइड सेंटर्ड यूनिट सेल, जिसे कहेंगे किनारा केंद्रित एकक कोशिका। तो एकक कोशिका कितने प्रकार की हो गई? 4 प्रकार की। आइए समझते हैं। अगर हम बीसी की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? बीसी यानी बेसिक यूनिट सेल की बात करते हैं। तो बेसिक यूनिट सेल को हम डिफाइन कैसे करेंगे? ठीक है, बहुत सिंपल ढंग से आपको बता रहा हूं। बेसिक यूनिट सेल क्या होता है? जब घटक कण कहाँ हो? केवल कार्नर पर हो। तो अब घटक कण अगर केवल कार्नर पर है तो क्या होगा? मौलिक इकाई सेल या बेसिक यूनिट सेल या जिसे आप कहते हैं मौलिक एकक कोशिका। तो अब इसमें नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट कितने होंगे? नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट कितने होंगे? हम गिन लेंगे कि किन किन बिंदुओं पर घटक कण है। तो बिंदु 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये क्या है 7 और ये क्या 8। तो नंबर ऑफ एलपी कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अब अगला है नंबर ऑफ सीपी कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल, यानी इसके हिस्से में घटक कणों की संख्या कितनी होती है? तो कार्नर पर जो कंट्रीब्यूशन होता है वो होता है 1/8। यहाँ पर जो घटक कण होगा ये ये तो घटक कण का जो कंट्रीब्यूशन होगा इस एकक सेल के हिस्से में, इस एकक कोशिका के हिस्से में, वो कार्नर पर होता है 1/8 और 8 कोने हैं तो इसको हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब अगर हम बात करते हैं बीसीसी की, बेसिक। अब अगर हम बात करते हैं बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल की, यानी काय केंद्रित इकाई सेल की, तो क्या होगा? इसमें एक घटक कण कहाँ होगा? बॉडी के सेंटर में होगा। पूरे इकाई सेल के केंद्र में एक घटक कण होगा। तो यहाँ पर नंबर ऑफ एलपी 8 + 1 तो कितना हो जाएगा? 9। देखो 8 तो बिंदु कहाँ कहाँ है? लैटिस पॉइंट कहाँ कहाँ है? कार्नर पे। और एक लैटिस पॉइंट कहाँ है? पूरे यूनिट सेल के सेंटर में। तो 8 + 1 कितना हो गया? एलपी 9। नंबर ऑफ सीपी कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल कितना होगा? कार्नर पर तो 1/8 गुणे 8 बराबर 1, और जो सेंटर में होगा वो पूरा का पूरा क्या होगा? 1 होगा। अब इसको अगर हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 2। ठीक है। बीसीसी डिफाइन कैसे करेंगे? ऐसी इकाई सेल, ऐसी एकक कोशिका जिसमें घटक कण कोने के साथ साथ पूरे इकाई सेल के केंद्र में भी उपस्थित होता है। तो उसे क्या बोलते हैं? काय केंद्रित इकाई सेल। अगला चीज है एफसीसी। तो एफसीसी में क्या होता है? कार्नर पर घटक कण तो होते ही हैं, कार्नर पर तो घटक कण होते ही हैं, साथ में प्रत्येक फलक के केंद्र में, कहाँ? प्रत्येक फलक के केंद्र में। फलक कितने होते हैं? 6 होते हैं फलक। क्यूब में फलकों की संख्या 6। तो एफसीसी में नंबर ऑफ एलपी, एफसीसी की बात कर रहे हैं तो नंबर ऑफ एलपी लैटिस पॉइंट कितना होगा? 8 तो कार्नर हो गए और 6 फलकों के केंद्र में, तो 8 और 6 कितना हो गया? 14। नंबर ऑफ सीपी कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल की बात करेंगे
तो कार्नर पर हो जाएगा 1/8 मल्टीप्लाइड बाई 8 इज इक्वल टू 1। और जो फलक के केंद्रों में है तो उसमें कंट्रीब्यूशन आधा, और 6 फलक हैं तो कितना हो गया 3, और टोटल इस प्रकार से निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 4। तो एफसीसी में घटक कणों की संख्या कितनी आएगी 4 आएगी, बीसीसी में घटक कणों की संख्या 2 आएगी, और बीसी में घटक कणों की संख्या कितनी आएगी 1 आएगी। ये अपने को ध्यान रखना है। इसको हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर ऑफ सीपी को किससे रिप्रेजेंट करेंगे जेड से, और जेड से हम अनुमान लगा ले जाएंगे कि हमारे सेल का नेचर क्या है। सपोज कहीं पर जेड की वैल्यू 4 दिया है तो हम गेस कर लेंगे कि ये किसके लिए होगा, एफसीसी के लिए होगा। जेड की वैल्यू 2 दे दी गई तो हम क्या समझ लेंगे कि ये क्या है, बीसीसी है। अगर जेड की वैल्यू 1 है तो क्या समझेंगे कि वो क्या है, बीसी है। तो इस प्रकार से एक हमारा माइंड सेट होना चाहिए। जेड है क्या, जेड मैं फिर से आपको बता दूं, ये नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इन ए यूनिट सेल। ओके, अब आते हैं आगे। रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड आर। ए क्या है, ए है आपका अक्षीय दूरी, और आर क्या है, घटक कण की त्रिज्या है। इस सेल के एक फलक को, ये सामने वाले फलक को ले लेते हैं, और इसमें घटक कण हम व्यवस्थित करेंगे तो ऐसे होगा, ठीक है। अब देखिए एक आर ये हो जाएगा, एक आर ये हो जाएगा। अगर ये बिंदु ए है और ये बी है, ए बी जो है वो क्या है, ए है, अक्षीय दूरी है, तो अक्षीय दूरी की जो वैल्यू होगी वो कितना होगी, 2r के बराबर हो जाएगी। एक अच्छा सा डायग्राम ले लेते हैं यार, उसमें तो थोड़ा गड़बड़ हो गया है बीसी वाले में। एफसीसी में देखिए ये एक हमने एक फलक लिया, उस फलक के ऊपर ये 4, ये इस प्रकार से आप हम फेस से देखेंगे अगर तो हमको सामने से ऐसे दिखाई देगा। अब देखिए यहाँ पर ये इस गोले का सेंटर ये है, इसका सेंटर ये है, इसका सेंटर ये है, इसका ये है। अब अगर हम इसको बिंदु ए मानते हैं, इसको बिंदु बी, सी और डी। अब यहाँ पर देखें तो ए बी इसकी जो लंबाई है वो है ए, और ये जो लंबाई है ये है आर। तो आर इस दिशा में तो हम नहीं माप पाएंगे, तो इसलिए हम इस दिशा में आएंगे। यहाँ पर एक आर मिल जाएगा, एक आर ये, एक आर और एक आर और। तो जो बीडी की लंबाई होगी, जिसकी लंबाई बीडी की लंबाई होगी, उसमें क्या होगा 4r हो जाएगा। तो इसको हम, चूंकि यहाँ पर ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है तो समकोण त्रिभुज बन गया, तो पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। तो होगा क्या कि BD का जो स्क्वायर होगा वो AB के स्क्वायर और AD के स्क्वायर के योग के बराबर होगा, ठीक है। अब देखिए BD जो है ये है 4r का स्क्वायर, 4r का क्या हो जाएगा स्क्वायर, क्योंकि ये वैल्यू कितना है 4r, जो कि बराबर होगी ए स्क्वायर प्लस इसकी भी वैल्यू क्या होगी ए स्क्वायर, यानी 2a स्क्वायर इज इक्वल टू होगा 4r का होल स्क्वायर। तो a इज इक्वल टू क्या होगा, a इज इक्वल टू हो जाएगा 4r का स्क्वायर डिवाइड बाई 2, और पूरे का क्या अंडर रूट।
तो ए बराबर हो जाएगा 4r/√2। ये रिलेशन निकलेगा किसके लिए भाई? ये रिलेशन निकल आएगा एफसीसी के लिए। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं और हम निकालते हैं किसके लिए? बीसीसी के लिए। तो एक डायग्राम इसका बना लेते हैं। अब देखिए, ये एक डायग्राम आपके सामने मैंने बनाया अभी। अब इसमें अगर हम ए और सी की दूरी निकालना चाहते हैं तो ये कोण आपका कितने का है? 90 डिग्री का है। यहाँ पाइथागोरस प्रमेय अगर लगेगी तो क्या हो जाएगा? क्या होगा? ए बी का स्क्वायर, ठीक है, ये ए और ये बी, ये ए बी का स्क्वायर और ये क्या? बी सी का स्क्वायर, प्लस क्या हो जाएगा? बी सी का स्क्वायर। अब हमने को ए सी का स्क्वायर का मान निकालना है, तो ए सी का स्क्वायर, अब ये ए बी की वैल्यू क्या होगी? ए बी की वैल्यू तो ए है, तो ये हो गया ए का स्क्वायर और इसका भी क्या हो गया? ए का स्क्वायर। अब आएगा क्या? ए प्लस ए यानी 2a का स्क्वायर। ए सी इज इक्वल टू निकालेंगे तो अंडर रूट क्या हो जाएगा? 2 का ए स्क्वायर, 2a स्क्वायर बराबर क्या निकलेगा? a√2। ठीक है, ए सी की लंबाई निकली, ये आपकी ये लंबाई a√2। अब देखिए ये जो त्रिभुज बन रहा है, ये तो इसमें ये आर 4 बार आर आएगा, यानी एडी में क्या होगा? एडी में 4r होगा। अगर हम त्रिभुज ए सी डी ले लें, ए सी डी, तो यहाँ पर क्या होगा? एडी का स्क्वायर जस्ट विल बी इक्वल टू किसके? इक्वल टू ए सी का स्क्वायर प्लस एडी का स्क्वायर। अब ए सी की वैल्यू क्या है? a√2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस एडी क्या है भैया? ए स्क्वायर है, और ये किसके इक्वल होगा? एडी के स्क्वायर के। एडी बराबर अगर हम निकालें तो एडी बराबर क्या होगा? इसका स्क्वायर करो तो ये हो जाएगा 2a का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो कितना हो गया? 3a का स्क्वायर। इसकी वैल्यू है 4r, ठीक है, ये स्क्वायर है भाई, तो 4r का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। तो a इज इक्वल टू क्या होगा? a इज इक्वल टू हो जाएगा 4r/√3। ठीक है, तो ये रिलेशन निकल कर आएगा, ये अपने को याद रखना है, ठीक है ना। अब आइए आगे हम चलते हैं। ये एक ये टेबल है, इसको मेंटेन करते हैं। टाइप ऑफ यूनिट सेल, अपने को 3 प्रकार के यूनिट सेल पढ़ना है, जिसमें पहला क्या है? बीसी यानी सरल एकक कोष्ठिका। अब इसमें नंबर ऑफ सीपी इन यूनिट सेल यानी जेड जैसे का नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होता है? 1 होता है। रिलेशन बिटवीन ए एंड आर, तो ए इज इक्वल टू आता है 2r। बीसीसी में क्या हुआ था? आया था 2, घटक कण की संख्या कितनी आई थी? 2 आई थी। और ए इज इक्वल टू रिलेशन क्या आया? 4r/√3। ठीक है। तीसरा क्या है? एफसीसी में घटक कणों की संख्या 4 और ए इज इक्वल टू आया 4r/√2। तो ये जो रिलेशनशिप हैं, इन्हें अपने को ध्यान कर लेना है और कंफर्म कर लेना है, ठीक है। चलिए भाई अब यहाँ आते हैं, क्या लिखा है? डेंसिटी ऑफ अ यूनिट सेल यानी एकक कोष्ठिका का घनत्व, एकक कोष्ठिका का घनत्व। तो घनत्व D इज इक्वल टू होता क्या है? द्रव्यमान बटा आयतन।
ये तो होता है द्रव्यमान बटा आयतन। अब द्रव्यमान किसका, यूनिट सेल में होता क्या है, यूनिट सेल में होते हैं घटक कण। तो घटक कण का हम क्या लिखें, द्रव्यमान। तो एक घटक कण का द्रव्यमान, घटक कण का द्रव्यमान कैसे निकलेगा, जैसे उस घटक कण का परमाणु भार क्या हो, यम हो, और उसके परमाणु भार में हम भाग दे दें अवोगाद्रो संख्या का, तो निकल आएगा एक घटक कण का द्रव्यमान। ठीक है, एक घटक कण का ये द्रव्यमान हो जाएगा। अब अगर किसी इकाई सेल में घटक कणों की संख्या कितनी है, जेड है, तो ये हो जाएगा जेड गुणते यम इंटू एन ए। तो ये घटक कणों का क्या हो गया, द्रव्यमान एक इकाई सेल में। और एक इकाई सेल का आयतन कितना होगा, ए क्यूब होगा। तो यहाँ पर सूत्र क्या हो जाएगा, जेड यम बटे एन ए इंटू ए क्यूब। ठीक है, जेड क्या है, नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, एम क्या है, मॉलिक्यूलर मास यानी अणुभार है या परमाणु भार है, और ये क्या है, अवोगाद्रो संख्या, और ये ए क्या है, एड्ज माने कोर की लंबाई। तो अगर हम ये फार्मूला लगा देंगे तो अपने को घनत्व तो पता चल जाएगा। ठीक है, आगे आइए, पैकिंग एफिशिएंसी जिसे हम पीई कहते हैं। पैकिंग एफिशिएंसी होता क्या है, पैकिंग एफिशिएंसी होता है परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम ऑफ a unit cell of an unit cell filled by a sphere, percentage of volume of an unit cell filled by a sphere, यानी वॉल्यूम ऑफ स्फीयर गुणते 100 डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इंटू 100 डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, ये क्या होता है, पैकिंग एफिशिएंसी। तो पैकिंग एफिशिएंसी अगर आपसे कोई पूछता है, जिसे आप कहते हैं संकुलन दक्षता, क्या कहते हैं, जी हाँ, संकुलन दक्षता। तो संकुलन दक्षता क्या है, किसी यूनिट सेल में उपस्थित गोलों के आयतन का प्रतिशत क्या है, पैकिंग एफिशिएंसी है। तो आइए हम लोग पैकिंग एफिशिएंसी निकालते हैं। पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ बीसी, मौलिक इकाई सेल के लिए पैकिंग एफिशिएंसी। तो पैकिंग एफिशिएंसी क्या होगी, वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर्स multiplied by 100 divide by volume of unit cell। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर इंटू 100 डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल, यही तो था। अब अगर इस फार्मूला में हम बीसी के लिए जो घटक कण की संख्या है, स्फीयर्स की संख्या है, वो है कितना, 1 है, और एक गोले का जो आयतन होगा 4/3 पाई आर क्यूब मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल
ए का क्यूब हो जाएगा। अब इसमें जो है हम इसको हल करेंगे, 4/3 गुणे पाई की वैल्यू 22/7 गुणे आर क्यूब गुणे 100 है ना। और नीचे क्या हो जाएगा भाई, नीचे हो जाएगा ए की वैल्यू क्या होती है 2r, तो 2r मल्टीप्लाइड बाई 2r मल्टीप्लाइड बाई 2r। अब इसको हल करेंगे आप तो ये r से r कट जाएगा, संख्याएं सब कट जाएंगी, हल होकर आएगा 52.4%। ओके। अब इसी प्रकार आप यहाँ आएंगे, वही सूत्र लगाएंगे। तो चूंकि घटक कणों की संख्या एफसीसी के लिए कितना होती है, 4 होती है, 4/3 पाई आर क्यूब मल्टीप्लाइड बाई 100 है डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम यानी 4r/√2 का क्या क्यूब। हल करेंगे तो आएगा भाई 74%। बीसीसी के लिए तो बीसीसी में घटक कणों की संख्या 2 है और गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब गुणित 100 बटा 4r/√3 की पावर 3। काटे कूटेंगे, हल होकर आएगा 68। इस प्रकार से अपने को ध्यान क्या रखना है, ध्यान रखना है कि बीसी के लिए 52%, बीसीसी के लिए 68%, एफसीसी के लिए पैकिंग एफिशिएंसी जी हाँ 74%। तो सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज है वो एफसीसी का है, यानी संकुलन दक्षता सबसे ज़्यादा एफसीसी की होती है, जिसे आप सीसीपी भी आगे कहेंगे। रेडियस रेशियो जिसे आप कहते हैं त्रिज्या अनुपात, त्रिज्या अनुपात, ठीक है। ये क्या होता है, धनायन की त्रिज्या डिवाइड बाई ऋणायन की त्रिज्या, r प्लस डिवाइड बाई r माइनस, ये कहलाता है रेडियस रेशियो। अब रेडियस रेशियो अगर इतना है तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 3 होगा। इसका स्ट्रक्चर क्या आएगा, ट्राइगोनल प्लानर आ जाएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर को कहते हैं समन्वय संख्या। समन्वय संख्या क्या होती है, निकटतम पड़ोसी घटक कणों की संख्या, निकटतम पड़ोसी घटक कणों की संख्या, यही क्या होती है, समन्वय संख्या। ठीक है। तो समन्वय संख्या की परिभाषा अगर पूछ ले परीक्षा में तो निकटतम पड़ोसी घटक कणों की संख्या ही क्या होती है, कोऑर्डिनेशन नंबर 3 आएगा। स्ट्रक्चर आएगा ट्राइगोनल प्लानर, ट्राइगोनल प्लानर आएगा। अगर रेडियस रेशो इतना है तो समन्वय संख्या इतना हो जाएगा। तो जो ज्यामितीय संरचना होगी वो टेट्राहेड्रल होगी। अगर इतना है तो ऑक्टाहेड्रल हो जाएगी, समन्वय संख्या 6 आएगी। ये डाटा है, एक्सपेरिमेंटल डाटा है, इसे हमें याद रखना है। तो ये जो है, अगर रेडियस रेशियो इस रेंज में है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 3, रेडियस रेशियो इस रेंज में है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4, फिर अगर रेडियस रेशियो इस रेंज में है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6, इस रेंज में है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होती है। अगर 8 होगी तो क्यूबिक स्ट्रक्चर होगा, हाँ। अगर 6 होती है तो ऑक्टाहेड्रल होगा, 4 है तो टेट्राहेड्रल, 3 है तो ट्राइगोनल प्लानर होगा। स्ट्रक्चर टाइप, एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं तो भाई इसका एग्जाम्पल B2O3, इसका एग्जाम्पल ZNS, इसका MgO, इसका CSBr। ठीक है। अब इस प्रकार से साथियों काफ़ी टाइम हो गया, तो हम लोग इतनी चीज़ें सीख चुके हैं। मैंने शुरू में कहा था कि एक ही वीडियो में हम लोग पूरा चैप्टर कवर करेंगे, लेकिन थोड़ा सा कठिन महसूस हो रहा है। तो आज मैं सोचता हूँ बस इतना ही। इसके आगे का पार्ट हम सॉलिड स्टेट
पार्ट 2 बना देंगे, उसको आप देख करके समझिएगा, अपनी समझ को बेहतर बनाइएगा। आप लोग इतनी देर तक इस वीडियो में रहे और इससे लाभान्वित अगर हुए हों तो वीडियो को लाइक करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।